गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब ये वाला जो वीडियो है आपके सीईटी का जो टेस्ट हुआ था, सीईटी का क्रैश कोर्स टेस्ट, सीईटी क्रैश कोर्स टेस्ट, उसका फिजिक्स का पहला पेपर, पेपर 1, 25 एमसीक्यूज थे आपके, ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स के। ना मुझे ये मालूम पड़ा, मैंने मार्क्स देखा तो कि बहुत सारे बच्चों को बहुत ही पुअर मार्क्स है, ठीक है। डू नॉट वरी अबाउट द पुअर मार्क्स, बिकॉज अभी आप लोग ने सीईटी स्टार्ट किया है पढ़ाई करना। सोचो ना, क्या आप लोगों ने पूरा साल भर अपना पढ़ा था क्या एमसीक्यूज? नहीं, अपन ने अभी चालू किया है, तो इट टेक्स टाइम टू इम्प्रूव। ओके, अभी आप लोगों ने जस्ट बिगिन किया है, स्टार्ट किया है। एंड टेस्ट देने से पहले क्या आप लोग ने टारगेट का क्रिटिकल किया था कंप्लीट? नहीं, यहाँ वो देखने का। उसके बाद लेवल 1 हुआ था कि नहीं, लेवल 2 ये हुआ था कि नहीं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव हुआ था कि नहीं, और उसके बाद पीवाईक्यू ये हुआ था कि नहीं, इतना बस याद रखो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स मिला है आपको। आपका टारगेट ये रहना चाहिए भाई कि टारगेट पब्लिकेशन का क्रिटिकल होना चाहिए। जो मैं उनको बोल रहा, जिनका थोड़ा बहुत नहीं क्या स्ट्रेंथ कम है, ऐसा उनको लग रहा है कि परफेक्ट नॉलेज नहीं है अभी तक, वो चैप्टर को पूरी तरह फैब्रिक उनका कंप्लीट नहीं है, बट लूप होल से कहीं ना कहीं, पोर्ट होल से, उनके लिए टारगेट का क्रिटिकल पूरा करना है। तो ये करो, लेवल 1 लेवल 2 करो, फिर कॉम्पिटिटिव पे अगर आपको 95 के ऊपर जाना है, 95 प्लस परसेंटाइल जाना है, तो कॉम्पिटिटिव और पीवाईक्यू इज कंपलसरी। इतना सब करो एंड देन अगेन गिव द टेस्ट, अगेन गिव द टेस्ट। वापस से आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है ना, ये क्वेश्चन पेपर को अच्छे से संभालो, वापस से टेस्ट दो। आई कैन गारंटी यू ये सब कुछ करने के बाद आपको टेस्ट में 25 आउट ऑफ 25 मिलेगा, 100%, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि इसके कोई भी क्वेश्चन एकदम ही वेयर्ड नहीं थे, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अभी न्यू है, आप लोग ने शायद ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, इनफैक्ट आप लोग ने कोई भी चीज पूरा नहीं किया, इसलिए आपको 5-6 मार्क मिले रहेंगे, 5-6-7 ऐसा कुछ। तो ये तो ऑब्वियसली, ये तो फैक्ट है, तो होना ही था, बराबर ना। तो आपको टारगेट रखना इतना, 1 2 3 4 5, 5 टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। ये हो जाएंगे पांचों, तो आपका सीईटी 99ers में आ जाओगे आप लोग, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ reduces to 1 by nth of its present value, then the length of the day will be equal to how much? बच्चों, जब भी ऐसा कोई ये सवाल आता है ना, तो पहले रियलाइज करो कि कौन सा टॉपिक पे है, एंड द आंसर इज, यहाँ पे गाइस द टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कैसे पता चला मुझे एंगुलर मोमेंटम है? यार, कोई एक चीज जो ऑलरेडी गोल घूम रहा है, अगर सडनली शेप चेंज हो गया, कोई एक चीज ऑलरेडी गोल घूम रहा है और सडनली उसका शेप चेंज हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने अलग से धक्का नहीं लगाया ना। यहाँ पे आपको देख के समझ जाना चाहिए, एक बॉडी है, बॉडी है, बॉडी का शेप चेंज हुआ, बॉडी का शेप चेंज हुआ, लेकिन बाहर से टॉर्क लगा है क्या? नहीं। नो एक्सटर्नल मेहनत या नो एक्सटर्नल एफर्ट्स। अगर बाहर से एफर्ट्स नहीं लगा मतलब टॉर्क इज जीरो, और टॉर्क जीरो तो सीधी बात है, कौन सा टॉपिक है? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब ऐसे सम्स को कैसे सॉल्व करना है? बहुत आसान, बहुत आसान। सबसे पहले तो कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाओ। Angular momentum in the first case should be equals to angular momentum in the second case. What is the formula of angular momentum? I1 omega 1 should be is equals to I2 omega 2. अभी ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा के दो फॉर्मूले हैं, तो 2 पाई बाई टी, नहीं तो 2 पाई एन। यहाँ पे क्या यूज करने का है? आपको लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ द डे, मतलब टाइम निकालना है बेसिकली। तो टाइम का फॉर्मूला यूज करो इसमें, ये वाला 2 पाई बाई टी। तो I1 इंटू 2 पाई बाई T1 will be equals to I2 into 2 pi by T2. 2 pi कैंसिल हो गया। देखो, I1 by T1 is equals to I2 by T2। इतना देख के बताओ, ये I और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? I और T जब भी दो क्वांटिटीज का रेशियो इक्वल होता है ना, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कैसे? अरे भाई, डाउट आता है तो टेंशन नहीं लेने का, देखना कैसे यहाँ पे सॉल्व करके। देखो कैसे, लेट से इसकी जगह पे ऐसा रहता, A1 B1 was equals to A2 B2। Let's take for example, अगर दो quantities multiply हो रहे, then they are inversely proportional। ये कैसे पता? अरे बहुत आसान, अगर 10 10 100 होता है, तो यहाँ पे 100 बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने A को बढ़ाया, A को 20 लिया, तो B को बाय डिफॉल्ट कम लेना पड़ेगा, तो इनवर्सली है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग बोल सकते सर अगर मैंने I1 को बढ़ाया, तो T1 को बढ़ाने पड़ेगा ना। अगर ऊपर 10 है, नीचे 5 है,
तो 10/5 कितना होता है, 2 होता है। तो अगर मैंने ऊपर बढ़ा के 20 कर दिया तो नीचे भी बढ़ा के इसको 10 बनाना ही पड़ेगा ना सेम आंसर लाने के लिए। तो जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे को रेशियो में रहती देन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। खैर ये सब बोल बच्चन बात की बात, ये सब भी आपको मालूम रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, यहाँ पे स्पीयर है ना, सॉलिड स्पीयर, 2/5 mr²। कल को आप लोग अगर भूल गए कि ये सर क्या था, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी 2/5 उड़ने वाला है ऑब्वियसली। तो 2/5 mr1² / t1 विल बी इक्वल्स टू 2/5 mr2² / t2। ये 2/5 हो, 2/3 हो, 1/2 हो, 1/4 हो, क्या ही फर्क पड़ता है। मास भी इन लोग ने बोला नहीं कुछ, तो मास भी सेम लेके चलने का। तो बचा क्या, डायरेक्ट सिंपल, r1² / t1 विल बी इक्वल्स टू r2² / t2। बराबर, आपको t2 ढूंढना है, t2 ढूंढना है तो t2 इधर भेजो और r1² इधर भेजो। तो t2/t1, t2 इधर भेजो, r1² इधर भेजो, दैट विल बी इक्वल्स टू r2/r1 द होल स्क्वायर। रेडियस कितना हुआ है, रेडियस 1/n हुआ है ना, रेडियस कितना हुआ है 1/n। r2 इज हाउ मच, 1/n ऑफ r1 अपॉन r1 द होल स्क्वायर। ये उड़ गया, 1/n का स्क्वायर कर दो, 1/n²। इधर पे क्या बचा, t2/t1, t2/t1 इज 1/n², या t2 इज इक्वल्स टू t1/n²। अब इतना मगजमारी नहीं करने का, बहुत आसान। इधर पे सर ने क्या बोला था तुमको, ये देख के क्या समझ में आया, इधर पे ये देखो, देख के क्या समझ में आया, r1² / t1 was is equals to r2² / t2। डायरेक्ट बोलने का कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। रेशियो है ना, जब दो चीजें डिवाइड होती तो देन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। r बड़ा है कि कम हुआ है, r कम हुआ है, कितने से, 1/n से। तो टाइम फिर बढ़ेगा कि कम होगा, टाइम भी कम होगा, लेकिन स्क्वायर है ना, तो 1/n² से डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो 24/n², वेरी सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास m moving in horizontal circle of radius r with uniform speed v, if it moves from one point to diametrically opposite point, then what is the following, which of the following is correct? अब सोचो, एक पार्टिकल है जो गोल घूम रहा है, ठीक है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है। अब यहाँ पे what is the following is correct? Kinetic energy changes by half mv²। भाई पहली बात, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्यों, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इसका लॉजिक समझो। काइनेटिक एनर्जी स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? काइनेटिक एनर्जी स्केलर होता है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है तो फिर तो डायरेक्शन मैटर नहीं करता, स्टार्टिंग में भी सेम स्पीड था, लास्ट में भी सेम स्पीड था, तो काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट कितना है, काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट इज हाफ mv², नो डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी एट द एंड इज हाउ मच, दैट इज आल्सो हाफ mv²। तो इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, 0। याद रखना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, वाई, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एमसीक्यू। तो ये रॉन्ग है, काइनेटिक एनर्जी चेंज शुड बी 0 नॉट हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय mv², गलत। बहुत सारे बच्चे इसको भी ये कर सकते, क्यों सर, ये पार्टिकल इधर पे ऊपर जा रहा है और सर ये पार्टिकल इधर पे नीचे आ रहा है, तो अगर इधर पे पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इधर पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, यहाँ पे पार्टिकल नीचे जा रहा है तो इधर पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हाफ mv² प्लस हाफ mv² विल बी इक्वल टू mv²। रॉन्ग, काइनेटिक एनर्जी स्केलर नॉट वेक्टर, डायरेक्शन मैटर नहीं करता। तो ये भी हटा के फेंक दो। तो क्या बचा, मोमेंटम चेंजेस बाय 2mv या मोमेंटम चेंजेस बाय mv। नाउ मोमेंटम इज अ वेक्टर गाइस, मोमेंटम इज अ वेक्टर। इधर पे मोमेंटम है m इंटू वी बार, इधर पे भी मोमेंटम है m इंटू वी बार। सो द चेंज इन मोमेंटम इज हाउ मच, एक्चुअली ये m v बार है तो ये माइनस m v बार है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो चेंज इन मोमेंटम विल बी m v बार माइनस ऑफ माइनस m v बार, विच इज इक्वल टू 2m v बार। लॉजिक समझा ना, सी आंसर। डायरेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर, so hence the subtraction is 0. Momentum is vector, so hence the subtraction is 2 times. Next question. A disk starting from rest acquires 10 seconds and angular velocity of 20 revolution per minute. Its angular acceleration is how much? कभी भी शब्दों पे भरोसा ना करो, वेलोसिटी नहीं है ये आरपीएम है, तो ये फ्रीक्वेंसी है। ट्रस्ट द यूनिट नॉट द वर्ड। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 240 आरपीएम, 1 मिनट में 240, 1 सेकंड में कितना, तो डिवाइड बाय 60। सोचना रे बाबा, 60 सेकंड लेता है वो, 1 मिनट मतलब कितना होता है 60 सेकंड, तो 1 मिनट में वो 240 बार गोल घूम रहा है, तो 1 सेकंड में कितना गोल घूमेगा, 4 बार। मिल गया फ्रीक्वेंसी। और डिस्क स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 2 पाई एन, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इज 2 इंटू पाई इंटू एन, और एन कितना है 4, तो ओमेगा 2 कितना है 8 पाई।
ओमेगा 2 इज 8 पाई, ओमेगा 1 इज 0 बाय 0 क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। और ये सब होने के लिए टाइम फिर कितना लगा 10 सेकंड। आपको निकालना एंगुलर एक्सीलरेशन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय t2 माइनस t1। ओमेगा 2 इज 8 पाई, ओमेगा 1 इज 0 एंड टाइम इज 10। 8 बाय 10 0.8, 0.8 इंटू पाई इज 3.14। 8 थ्री वो 24 होता है, तो 2.4 या 2.5 के आसपास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट द टेंजेंट इज 5/3। बहुत लोगों का ये आंसर रॉन्ग हुआ रहेगा 100%। बहुत लोगों का आंसर रॉन्ग हुआ रहेगा। अभी इसको मार्क कर लो ये क्वेश्चन को, क्योंकि ये एक नया आपको ट्रिक सिखाता है, न्यू ट्रिक सिखाता है। व्हाट इज द न्यू ट्रिक, प्लीज सी। हम लोग को पता है सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर को प्लीज यहाँ पे ये मत लेना 2/5 mr²। हाँ, 2/5 mr² मत लेना। क्यों? वही आपको ढूंढना है, सॉलिड स्फीयर का आपको ढूंढना है, तो प्लीज वो मत करना। यहाँ पे क्या करना है ध्यान दो, आपको यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है क्या अबाउट द टेंजेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट दिया IT, वो कितना दिया है 5/3 mr²। इन लोग ने दिया है ना, तो इनका लेके चलो। अभी आपको क्या ढूंढने को बोला है, IC ढूंढने को बोला है, जो सेंटर से जा रहा है। अरे स्फीयर के सेंटर से लाइन घुसाओगे तो डायमीटर से जाएगा ना, लॉजिक समझो। डायमीटर से जो घुस रहा है ना, मतलब वो सेंटर से जा रहा है, तो सेंटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसके लिए IC नहीं पता, IT पता है। अरे कुछ भी पता हो या कुछ भी नहीं पता, आपके पास फॉर्मूला तो एक ही है। फॉर्मूला तो एक ही है ना भिड़ू, कौन सा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने का, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का लॉजिक क्या होता है, IC इज इक्वल्स टू IT प्लस mr² और फिर IT इज इक्वल्स टू IC प्लस mr²। तो पैरेलल एक्सिस का मैंने बोला था, हम लोग ये बोलते हैं एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर एक्सिस प्लस mr², बराबर ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस मतलब इधर पे आएगा IT will be is equals to moment of inertia about center axis IC plus mr²। IT पता है, IC नहीं पता, तो mr² इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। ठीक है, IT माइनस mr²। तो IT आपको कितना दिया है 5/3 दिया, 5/3 mr², और माइनस mr² इधर लेके जाओ ना रे बिडू। यहाँ पे क्या बचेगा, IC बचेगा ना, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 1 जा 3, 5 - 3 2/3 mr²। आंसर आ गया। बहुत लोग ने इसको ये क्लिक किया रहेगा, 2/5 ऑप्शन में ही नहीं ना, नहीं खैर यहाँ पे 3/5 वगैरह बहुत लोग इसको क्लिक किया रहेगा, रॉन्ग। 2/3 आंसर है, आएगा समझ में। अच्छा सवाल है, न्यू ट्रिक सीखने मिला आपको। नेक्स्ट, मार्क द इनकरेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट मार्क करना, रॉन्ग स्टेटमेंट। चलो लेट्स सी। यूसीएम है बिडू, यूसीएम डायरेक्ट याद रखने का, यूसीएम है स्पीड इज कांस्टेंट। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ए भाई देखो, मैंने आपको सिखाया है फोर्स दो प्रकार के होते हैं सर्कुलर मोशन, एक जो स्पीड चेंज करता है और दूसरा फोर्स जो डायरेक्शन चेंज करता है। स्पीड चेंज करने वाला फोर्स हम लोग उसको टेंजेंशियल बोलते हैं, डायरेक्शन चेंज करने वाला फोर्स हम लोग उसको रेडियल बोलते हैं। यहाँ पे यूसीएम है, यूसीएम में टेंजेंशियल फोर्स नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि स्पीड थोड़ी ना चेंज हो रहा है, स्पीड इज कांस्टेंट, यूसीएम है। तो बचा क्या, सिर्फ रेडियल फोर्स ना। तो तुम लोग बोलोगे द नेट फोर्स इज इक्वल टू रेडियल फोर्स, और उसका फॉर्मूला क्या होता है mv²/r। मास इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, तो f इज कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स इज कांस्टेंट। क्या f बार इज कांस्टेंट, ये बताओ जरा, थोड़ा सोच के बताओ। क्या f bar is constant? The answer is no. Whenever the particle is performing a circular motion, the centripetal force का direction always changes, but its magnitude remains same. Now see, the magnitude of the resultant force acting on the stone changes depending on the position of the stone. Wrong. This is the wrong statement, और आपको वही wrong statement ढूंढना है, तो ये हमारा आंसर है। फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है भाई, डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। नेक्स्ट बी देखते हैं, बी राइट है क्या। The tension in the string is lowest when the stone is at the highest position of the circular motion. ये VCM का पार्ट है। यस, VCM में टेंशन ऊपर सबसे मिनिमम रहता है, इसलिए तो रस्सी सबसे पहले लुल ऊपर होती है, रस्सी सबसे पहले लुल ऊपर होती है, ये भी हम लोग ने पढ़ा है। तो ये राइट है, ये रॉन्ग नहीं है। The resultant acceleration is always directed toward the center. True. बच्चों रिजल्टेंट में दो होते हैं एक्चुअली, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन नथिंग बट टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल। अगर यूसीएम नहीं रहता, याद रखना, अगर इफ नॉन यूसीएम, अगर नॉन यूसीएम रहता ना, सेंट्रीपिटल भी रहता, टेंजेंशियल भी रहता, तो नेट एक्सीलरेशन नॉट अलोंग द सेंटर बट कोई तो वाकड़ा डायरेक्शन में रहता। बट यहाँ पे यूसीएम है, तो यूसीएम में टेंजेंशियल रहता ही नहीं है, यूसीएम में टेंजेंशियल रहता है, तो बचा क्या, सिर्फ सेंट्रीपिटल, तो उसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर ही होता है। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये रॉन्ग है। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज कांस्टेंट, ऑब्वियसली
काइनेटिक एनर्जी स्केलर होता है, अभी सीखा था जस्ट, काइनेटिक एनर्जी स्केलर होता है तो वो तो कांस्टेंट है। ये भी राइट है, ये रॉन्ग है, तो रॉन्ग आंसर चूज करने का तो ऑप्शन है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मीटर स्केल ऑफ मास 600 ग्राम इज दिस मच, पासिंग देन द पासिंग थ्रू 30 सेंटीमीटर इज हाउ मच। भाई थोड़ा सा सोचेंगे इस पे, सवाल आसान है बट लोगों से गलतियां होती है, 100% गलतियां होती है। काहे गलतियां होती है वो भी हम आपको समझाते हैं, आप चिंता ना कीजिए, हम प्रबंध करते हैं कुछ। ये मीटर स्क्वेयर है, ये चालू होता है 0 से, एंड होता है 100 सेंटीमीटर पे, इसके सेंटर से गोल घुमा रहे हैं जो कि 50 सेंटीमीटर। ये एक्सिस आपको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर इज ml²/12। आपको कहां से घुमाने बोला है? आपको वो एक्सिस से घुमाने बोला है जो 30 सेंटीमीटर पोजीशन है। अरे 30 किधर से, इधर से 30 नहीं रे भाई, इधर से 30, 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा। यहाँ पे कहीं पे तो 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 30 मतलब इनके बीच का गैप कितना रहेगा? इनके बीच का गैप 20 सेंटीमीटर रहेगा ना, तो दैट मीन्स इधर से कोई दूसरा एक्सिस से निकालेगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एनी अदर एक्सिस, moment of inertia about the any other axis will be equals to moment of inertia about center of mass plus mh square। how much चीज है इधर पे? 20 सेंटीमीटर। h कितना है? 20 सेंटीमीटर। याद रखना 0 से 30 देखा है तो 50 से तो 20 दूर रहेगा ना खाली। so that means IC तो आपको पता है ml²/12 प्लस m into h square। h कितना है? 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बनाओ, 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर। इनको सॉल्व कर देने का आंसर आ जाएगा। लेंथ भी आपको दिया, मास वगैरह सब दिया, सबको SI यूनिट में चेंज कर देने का आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हर एक के पीछे ट्रिक होता है और सीईटी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सीईटी में एक ट्रिक होता है खाली, हर एक न्यूमेरिकल में एक छोटा सा ट्रिक, जुगाड़, बस वो ट्रिक पता हो गया तो काम हो गया। भाई आधे घंटे हो गए रे, मैं आधे घंटे से ले रहा हूँ और अभी तक मेरे कितने हुए? 7 ही एक्सप्लेन किए, 6। भाई स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। Okay, 4 solid spheres of diameter 2a and mass m are placed with their centers on the 4 corners of a square of side b. Then find the moment of inertia of the system about an axis one of the sides of the पता नहीं, मुझे समझा ही नहीं क्वेश्चन। मैं सोच रहा था कि बिना ब्लैक स्क्रीन बनाए होगा या ऐसे ही हो जाएगा, इसलिए मुझे लगा शायद से स्क्रीन बनाना रहेगा। तो चलो अच्छे से सॉल्व करते हैं। 4 सॉलिड स्फीयर है जिनके डायमीटर दिए 2 है, मतलब रेडियस इज इक्वल टू a जितना, एंड मासेस m are placed with their centers at the 4 corners of a square of side B. Find the moment of inertia of the system about an axis along one side of the square. That means आपके पास एक स्क्वायर है, इधर पे 4 मासेस है और एक्सिस ये हो गया। एक्सिस ये हो गया तो सीधी बात है ना, एक्सिस अगर यही है तो ये मास का रेडियस 0, ये मास का रेडियस 0, ये मास का सीधा हॉरिजॉन्टल रेडियस लेने का है, ये मास का भी सीधा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही लेने का है। और स्क्वायर का साइड कितना है? स्क्वायर का साइड b है, ठीक है। अभी खैर आप लोग को शॉर्ट हो जाएगा, रुको मैं अच्छे से सॉल्व करता हूं तो आप लोग बोलोगे सर नहीं समझ। प्लीज नोट अच्छे से। ये स्क्वायर्स है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे मासेस है, इधर पे, इधर पे, इधर पे और इधर पे, सबका सेम मास, ठीक है। मास m, हर एक का मास सेम है। आपको बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, कौन से एक्सिस से निकालने बोला है? तो एक साइड को टच करने वाला एक्सिस से, ये एक्सिस से निकालने बोला है। अब सीधी बात है ना यार, इस एक्सिस से अगर आप देखोगे तो इस मास का अगर ये m1 बोल दूं, ये m2 बोल दूं, m3 बोल दूं और m4 बोल दूं, तो सीधी बात है m1 के लिए r1 इज 0, m4 के लिए r4 इज ऑल्सो 0, क्योंकि इनका सेंटर इधर ही है ना, तो डिस्टेंस ही नहीं, तो ये दोनों यूजलेस हो गए। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? एडिशन ऑफ mr स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, बराबर। नाउ यहां तक समझ में आया ना? अभी नेक्स्ट, यहाँ पे बचे कौन से मासेस? ये दो मासेस, ठीक है। अब ये दो मासेस का क्या रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अब सोचो, ये स्फीयर है, सबसे पहले स्फीयर का अपने सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और बाद में पैरेलल एक्सिस लगाओ। अब बताओ ये वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर कितना आएगा? सॉलिड स्फीयर है ना, 2/5 mr स्क्वायर,
और इसका रेडियस कितना है स्फीयर का, a जितना, तो 2/5m इंटू a स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वाले का कितना, ये भी वही रहेगा 2/5m इंटू a स्क्वायर। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर मिला। सेंटर के बाद इधर पे निकालो, इधर पे वो कैसे निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, the moment of inertia about the any other axis equals to moment of inertia about the center of mass plus m into h square। ये डिस्टेंस फिर कितना है, ये डिस्टेंस b जितना है, so ic plus mb square। so moment of inertia about the any axis is equals to moment of inertia about the center, वो कितना था 2/5ma square था, plus mh square, h कितना है b, mb square। ये आंसर है, ये आंसर है फॉर वन ब्लॉक, फॉर वन ब्लॉक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वन ब्लॉक। दो ब्लॉक्स का कितना होगा, दो ब्लॉक्स का इसका डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4/5 ma स्क्वायर प्लस इसको इंटू 2 करो 2 mb स्क्वायर। अब एक ही चीज है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को लगेगा ये आंसर है, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द ये है कि क्या ये पॉइंट मासेस है, क्या ये पॉइंट मासेस है? नहीं। अगर ये पॉइंट मासेस होते ना बच्चों, अगर ये पॉइंट मासेस होता ना तो डायरेक्ट ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आता, बट यहाँ पे स्फीयर है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर होता ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर स्फीयर का होता ही है, वो क्या होता है mr स्क्वायर होता ही है ना। तो इसके अलावा आपको ये दो झंडुओं का भी निकालना है। लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? नहीं समझा? आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। द लॉजिक इज कि जो पार्टिकल्स इधर पे थे ना उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ आईसी है, विच इज इक्वल टू mr स्क्वायर, लेकिन ये जो पार्टिकल्स दूर थे ना इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी प्लस mh स्क्वायर, इनका अबाउट द सेंटर लेके फिर ये डिस्टेंस पे भी लेना था। लॉजिक समझ रहा है? इन दोनों का सिर्फ mr स्क्वायर है और इन दोनों का आईसी प्लस mh स्क्वायर, मतलब दैट इज mr स्क्वायर प्लस mh स्क्वायर। ये लॉजिक है। तो यहाँ पे दो दो ब्लॉक्स थे, तो 2 इंटू mr स्क्वायर प्लस ये दोनों का दो ब्लॉक से तो इसका भी 2 इंटू, इनका सेंटर ऑफ मास से कितना है mr स्क्वायर है, प्लस दो ब्लॉक से इसलिए 2, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस लगाने का, ठीक है याद रखना, ये दोनों ब्लॉक्स पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने का, ये दोनों ब्लॉक्स पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने का, और ये दोनों ब्लॉक्स पे डायरेक्टली आपका सेंटर से निकालने का। तो इनका तो डायरेक्टली 2 mr स्क्वायर है और इसका हो गया 2 इंटू इनका अपना सेंटर से mr स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर। मैं 2/5 लेना भूल जा रहा, हर एक को 2/5 से लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है 2/5 यार इधर पे ही लेना पड़ेगा, शॉर्ट कर दिया मैंने, रुको जरा तुम लोग का टाइम वेस्ट होता रहेगा, रुको शॉर्ट में बताता हूँ। इनका आईसी कितना है, डायरेक्टली 2/5 m इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस यहाँ पे कितना दिया है, रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया a जितना, तो 2/5 m स्क्वायर, इसका भी और इसका भी वही 2/5 m स्क्वायर, इनका हो गया आईसी। अब इसका भी आईसी सेम 2/5 m स्क्वायर और इसका भी आईसी सेम 2/5 m स्क्वायर, लेकिन इसका आईसी प्लस एम एच स्क्वायर, आईसी प्लस एम एच स्क्वायर, तो आईसी प्लस एम इंटू एच स्क्वायर, एच कितना है बी जितना, तो एम बी स्क्वायर, इधर पे भी प्लस एम बी स्क्वायर, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दो, ये 2/5 एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, 2/5 एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, 2/5 एम ए स्क्वायर प्लस 2/5 एम ए स्क्वायर, 1 2 3 4, ये 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 इंटू 2/5 एम ए स्क्वायर, और ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 इंटू एम बी स्क्वायर। आगे आंसर, दिस इज द आंसर, बी ऑप्शन। ये आपका ट्रिकी सवाल था, ये मार्क्स नीचे लाने वाला था, ये सवाल मार्क्स नीचे लाने वाला। फिर 8वां सवाल, a wheel having moment of inertia 2 kg meter square about its vertical axis rotates at the rate of this much axis, find the torque। यार देखो रिवर्स मेथड से करो, रिवर्स मेथड आपको ढूंढने को क्या बोला है, टॉर्क ढूंढने बोला है, टॉर्क का फॉर्मूला इज आई अल्फा। क्या आपको आई पता है? हाँ पता है। क्या आपको अल्फा पता है? नहीं पता है, तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला करने का, मॉडिफाई आई इंटू अल्फा का फॉर्मूला ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। आई पता है? हाँ पता है। ओमेगा 2 पता है। क्या बोला है, फाइंड द टॉर्क विच कैन स्टॉप इट। स्टॉप इट मतलब फाइनल वेलोसिटी हमको पता है 0, इनिशियल वेलोसिटी पता है? नहीं पता। टाइम पता है 1 मिनट, ये भी पता है, बट ओमेगा फिर कैसे निकालेंगे, 2 पाई एन। लॉजिक समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पहले इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकलता है 2 पाई एन कर या 2 पाई बाई टी करके, 2 पाई एन ना लेके 2 पाई बाई टी, तो इनिशियल वेलोसिटी फिर कितना है 2 पाई बाई टाइम, टाइम कितना 60 सेकंड्स, तो विच इज इक्वल टू पाई बाय 30। इनिशियल वेलोसिटी मिल गया पाई बाय 30, फाइनल वेलोसिटी कितना 0, क्यों? क्योंकि वो स्टॉप हो गया। इनिशियल वेलोसिटी पाई बाय 30, फाइनल वेलोसिटी 0,
टाइम कितना 60 सेकेंड्स, तो अल्फा कितना रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो दैट इज इनका सब्ट्रैक्शन विल बी पाई बाय 30 बाय टाइम इज 60 विच इज इक्वल टू पाई बाय 1800, आ गया पाई बाय 1800। ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, अरे 60 आरपीएम है ना, अरे यार मैं क्या कर रहा, ए रुक मेरी गलती हो गई, रुक रुक रुक, सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड, यहाँ पे दो टाइम से, रुक जाओ, आपको कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, मैंने रॉन्ग कर दिया। गाइस देखो, यहाँ पे आपको बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई एन लेना है, मैंने यहाँ पे 2 पाई बाई टी कर दिया, गलत, ये टी जो है ना वो 60 सेकेंड्स का, ये इस टाइम टू स्टॉप है, रोकने वाला टाइम है, रोकने वाला टाइम, तो अल्फा का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, ये टाइम 60 सेकंड, यहाँ पे ओमेगा 1 का फॉर्मूला 2 पाई एन है, नॉट 2 पाई बाई टी, ये मैंने मिस्टेक कर दिया, ओमेगा 1 का फॉर्मूला 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी कितना है भाई, वो 60 आरपीएम है, 60 आरपीएम, 1 मिनट में 60 बार गोल घूम रहा, तो 1 सेकंड में कितने बार गोल घूमेगा, 60 बाय 60 1, तो ओमेगा 1 कितना आ गया, 2 पाई मिल गया, ओमेगा 2 कितना मिल गया, 0 मिल गया, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो और टी से डिवाइड कर दो, दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 2 पाई, टाइम से डिवाइड कर दोगे तो 60 विच इज इक्वल टू पाई बाय 30, ये हो गया अल्फा, अल्फा मिल गया, फिर उसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला इज आई अल्फा, आई दिया है आपको 2, अल्फा दिया है पाई बाय 30, तो विच इज इक्वल टू पाई बाय 15 आंसर आ गया, ठीक है, आया समझ में, अब समझ में आया, ओके देन 9th क्वेश्चन, a motorbike is moving on an overbridge of radius r, the rider maintains a constant speed as the bike is ascending in the overbridge, what happens to the normal force, ये भी आपका डिसाइडिंग सवाल है, बहुत लोगों से ये टाइप्स के सवाल में मिस्टेक होता रहेगा, और मैं आपको इतना गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने सारे एमसीक्यू कर लिए जो मैंने बोले वो 5 सेट से, आपको इसमें आउट ऑफ मिलेगा, और इसमें आउट ऑफ मिलना मतलब सीटी में फिक्स है 99 परसेंटाइल मिलना। अब देखो, एक मोटर बाइक है जो कि ओवर ब्रिज पे जा रहा है, ओवर ब्रिज मतलब ऐसा एक ब्रिज है, ठीक है, इस ब्रिज का एक रेडियस रहेगा ऑब्वियसली, अब इस ब्रिज पे एक बाइक यहाँ पे रहेगा पहले मान लो, फिर थोड़ी देर बाद वो बाइक इधर आया, ऐसे इमेजिन करने का, फिर थोड़ी देर बाद वो बाइक इधर आया, ऐसे इमेजिन करने का, फिर थोड़ी देर बाद बाइक इधर है, ऐसे इमेजिन करने का, ओके क्लास, सो यहाँ तक तो लॉजिक सबको समझ में आ गया, आपको क्या बोला है, व्हाट हैपेंस टू द नॉर्मल फोर्स, यार देखो हर बार अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर, हमेशा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर, इस पॉइंट पे चेक करो, इस पॉइंट पे नॉर्मल ऊपर है, यस, mg नीचे, यस, सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन क्या है, नीचे, तो कौन सेंट्रीपिटल दे रहा है इधर पे, mg दे रहा है, नॉर्मल अपोज कर रहा है, बराबर, mg माइनस नॉर्मल विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल, लॉजिक समझ रहा है ना, mg नीचे है, नॉर्मल ऊपर है, mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू mv स्क्वायर बाय, ये लॉजिक समझा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर पे क्या सीन है, इधर पे mg नीचे है, नॉर्मल वाकड़ा है, तो मेरे को mg का एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा, mg का एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वो इसको मैं थीटा बना देता, तो अगर ये mg है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, तो ये पॉइंट पे mg cos थीटा सेंट्रीपिटल दे रहा है और नॉर्मल अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट क्या मिला, mv स्क्वायर बाय, आपको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय आर विल बी इक्वल टू नॉर्मल, ये सब तो कांस्टेंट टर्म्स है, बराबर, ये सब तो कांस्टेंट टर्म्स है आपके, यहाँ तक समझ में आया ना रे सबको, आई रियली होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अब नॉर्मल पे फोकस करोगे तो एम भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट, तो क्या बच्चा, नॉर्मल ओनली डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा, नॉर्मल ओनली डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे वो बंदा इधर आ रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, देखो जरा, जैसे वो बंदा इधर आ रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, थीटा, थीटा डिक्रीज हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो थीटा डिक्रीज हो रहा है, अगर थीटा डिक्रीज होगा तो कॉस थीटा इंक्रीज होगा,
तो नॉर्मल इंक्रीज होगा, दैट वाज द सीक्रेट। अच्छा सवाल है ना, द नॉर्मल इट इंक्रीजेस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीईटी प्रॉपर सीईटी सवाल है ये प्रॉपर सीईटी सवाल है, स्टार मार्क का। इनफैक्ट ये क्वेश्चन पेपर मैंने जो बनाया सोच के बनाया, बहुत इसके पीछे मैंने सोचा था कि कहाँ से ऐसा मैं पेपर बनाऊं जिससे कि बच्चों का नॉलेज भी इंप्रूव होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर को स्टडी मटेरियल लेके चलो, क्वेश्चन पेपर को बच्चों स्टडी मटेरियल लेके चलो, आए समझ में। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, two particles of mass m and m are moving in a circle of radius r and r, their time periods are same। यार ये बेवकूफ बनाते हैं हमको। अगर टाइम पीरियड सेम है बच्चों, अगर टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा सेम रहेगा ना, सीधी बात। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, टी सेम है 2 पाई सेम है, ओमेगा सेम रहेगा। तो अगर ओमेगा सेम है तो वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए v1 बाय v2, v का फॉर्मूला क्या होता है आर ओमेगा, तो r इंटू ओमेगा 1 बाय r इंटू ओमेगा 2, ओमेगा तो सेम है तो क्या बचा, अरे भाई सीधी बात है, वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा आर, ओमेगा इज कांस्टेंट तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। पहला रेडियस कितना, बिग आर, छोटा स्मॉल आर, तो डायरेक्ट रेशियो आर बाय आर, आंसर आ गया, सी ऑप्शन। आए समझ में। 11th क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है 11th क्वेश्चन, यहाँ पे भी बच्चों से गलतियां होती है क्योंकि आप लोग नए हो, बट यस आई एक्सपेक्ट एक बार सीखने के बाद ये क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, एक बार सीखने के बाद इस क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो कैसे, हॉलो स्फीयर है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर इज 2/3 mr², इतना याद रखना, ये बेसिक फॉर्मूला है हॉलो स्फीयर का, ठीक है, हॉलो स्फीयर का ये बेसिक फॉर्मूला है 2/3 mr²। अब बच्चों ध्यान से देखना, आपको मैं एक लॉजिक सिखाता हूँ, ये हॉलो स्फीयर है, ये एक दूसरा हॉलो स्फीयर है, राइट। अब सुनो, ये एक्सिस है, ठीक है, सारे ड्राइंग छोड़ दो, इतना इतना इमेजिन करो, ये पहले वाले हॉलो स्फीयर का ये सेंटर है, पहले वाले हॉलो स्फीयर का ये सेंटर है आईसी, तो इधर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर है। दूसरे वाले हॉलो स्फीयर का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर है आईसी, ठीक है। अभी अगर आप लोग पहले वाले के लिए निकालोगे तो पहले वाले के लिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द फर्स्ट स्फीयर जो नजदीक है इसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट एक्सिस इज हाउ मच, पहले स्फीयर के लिए आईसी प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का गैप आर जितना है। सेकेंड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, आई टेंजेंट, सेकेंड स्फीयर का आई टेंजेंट विल बी आई सी प्लस एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। हाउ मच इज द डिस्टेंस फॉर द सेकेंड स्फीयर, सेकेंड स्फीयर के लिए आईसी के हिसाब से कितना डिस्टेंस है, आर 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 3r। लॉजिक समझ रहा है, ये जो है ना स्फीयर, स्फीयर का सेंटर इधर बना था ना, ये सेंटर ये एक्सिस से कितना दूर है, 1r 2r 3r, तो इधर पे आएगा 3r²। लॉजिक समझ रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 mr² प्लस, फर्स्ट स्फीयर का क्या था 2/3 mr² प्लस mr², और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सेकेंड स्फीयर इज हाउ मच, 2/3 mr² प्लस m इंटू 3r²। समझ में आ रहा है, पहले का अलग से निकालो फिर दूसरे का अलग से निकालो, दोनों को जोड़ दो तो इसको ऐड कर दो, तो 2/3 mr² 2/3 mr² आएगा 4/3 mr² प्लस और एक mr² है, प्लीज इसको 4/3 प्लस 1, इसको 5/3 मत बोल देना नहीं तो हक दो, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 mr², को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा 4/3 प्लस 1 प्लस 9, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट द आंसर। ये 3 1 3 होता है, 9 3 27 होता है, तो 27 प्लस 3 30 एंड 4 इज 34, तो 34/3 ऑप्शन सी आंसर है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rectangular block as shown in the figure is rotated in turn around this axis this axis this axis to the center, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सबसे ज्यादा है बहुत अच्छा सवाल है ये सारे क्वेश्चंस लॉजिक बेस्ड है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आंसर, ठीक है। देखो ये मैं ऊपर से देख रहा, ऊपर से, टॉप व्यू, ऊपर से देखो, ऊपर से अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये जो एक्सिस है जेड, जो उसको काट के जा रहा है जेड, जेड एक्सिस इधर दिखेगा इसके सेंटर, ये बोर्ड के अंदर घुस रहा है ना, मैं हाथ नहीं घुसा सकता ना बोर्ड में, ये 3D में देखोगे तो ऐसे दिखता है, ये 3D में जेड इसको इधर काट के जा रहा है इधर, लेकिन अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो इधर पे जेड दिखेगा, ये जेड एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस कहाँ पे दिखेगा, वाई एक्सिस
ये जो वाई एक्सिस ऐसे दिख रहा है, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस इधर पे ऐसे दिखेगा, इधर पे वाई एक्सिस ऐसे दिखेगा ऑब्वियसली, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस ऐसे था, ये जो एक्स एक्सिस ऐसे था, यहाँ पे देखोगे तो ऐसे दिखेगा, ये एक्स एक्सिस है। अब किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सबसे ज्यादा लग रहा है? ठीक है, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। अगर आप वाई के हिसाब से देखोगे ना, तो वाई के हिसाब से सबसे दूर का पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है रे बच्चों? वाई एक्सिस के हिसाब से सबसे दूर का पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? ये पार्टिकल से सबसे दूर के, ये पार्टिकल से सबसे दूर का, और इनका डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गया, ये ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस है, बराबर? यस। अभी एक्स एक्सिस के हिसाब से देखो, एक्स एक्सिस के हिसाब से, एक्स एक्सिस के हिसाब से ये सबसे दूर का पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस के हिसाब से? तो यार सर, एक्स एक्सिस के हिसाब से ये सारे पार्टिकल से सबसे दूर, सर एक्स एक्सिस के हिसाब से ये सारे पार्टिकल से सबसे दूर, तो इनका डिस्टेंस कितना है देख लो, ये पार्टिकल्स का डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस के हिसाब से? ये डिस्टेंस है, ठीक है। और जेड एक्सिस के हिसाब से देखो भाई, एक्स एक्सिस लाइन है, वाई एक्सिस भी लाइन है, तो लाइन से डिस्टेंस निकाले, बट जेड एक्सिस क्या है? जेड एक्सिस पॉइंट पे कट कर रहा है, समझ रहे हैं ना? मैंने आपको बुक का सिखाया था, मैंने लेक्चर में सिखाया था, याद रखना, लेक्चर में मैंने बुक के सेंटर से लाइन घुसाया था। बुक के सेंटर से जब मैं लाइन घुसाता हूँ ना, तो सारे पार्टिकल का डिस्टेंस अलोंग द ये पॉइंट रहता है, बट लाइन के हिसाब से अगर मैं घुसाऊं, लाइन के हिसाब से, तो सबका डिस्टेंस ये रहता है। तो देखो यहाँ पे वाई एक्सिस के हिसाब से सबका डिस्टेंस ये हो गया, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। एक्स एक्सिस के हिसाब से सबका ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, बिकॉज ये दोनों लाइंस है, ये दोनों लाइंस है, ये पूरा लाइन काट के जा रहा है, ये भी पूरा लाइन काट के जा रहा है। लेकिन जेड एक्सिस क्या है? जेड एक्सिस पॉइंट काट के जा रहा है। जेड के लिए सबसे दूर का पॉइंट क्या है? ये, तो जेड का ये डिस्टेंस हो जाएगा। हर एक पॉइंट जेड से सबसे ज्यादा दूर है, एक ट्रायंगल में बोल सकते हो जेड से सबसे ज्यादा दूर है, तो डिस्टेंस इज मैक्सिमम फॉर जेड। जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा रहता है वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा रहेगा, hence the answer is moment of inertia is about the z axis। आया समझ में लॉजिक? आई होप सबको समझ में आया, ठीक है। बाप रे, आज अभी मुझे रेडी भी होना है लेक्चर लेने आना है आप लोग का, और 13 क्वेश्चन है, और 13 क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं मुझे डाउट है, अभी नहीं हो पाएगा, टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है अभी मेरे ऊपर, अभी ऑलमोस्ट 8 बजने आ रहा है। ओके देखते हैं, टू बॉडीज हैविंग देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I and 2I रिस्पेक्टिवली अबाउट द एक्स ऑफ इफ देयर काइनेटिक एनर्जी। बच्चों मैं अभी बोल रहा हूँ, ये स्टडी मटेरियल के हिसाब से लेके चलने का, ये इसको स्टडी मटेरियल के हिसाब से लेके चलने का, पढ़ने के लिए ये टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट थोड़ा हाई लेवल का है, हाई लेवल मतलब आपका जो राइट नाउ सीटी पे नॉलेज है ना, उसके हिसाब से थोड़ा हाई लेवल का है, तो प्लीज इसको स्टडी मटेरियल जैसा लेके चलो। दो बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया I and 2I अबाउट द एक्स ऑफ रोटेशन इफ देयर काइनेटिक एनर्जी सेम। देखो काइनेटिक एनर्जी सेम है, और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 को I बोल दो और I2 को 2I बोल दो, ठीक है। तो ओमेगा 1 नहीं पता, ओमेगा 2 नहीं पता, बट उनका काइनेटिक एनर्जी सेम है, और बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम, L1 और L2 है, तो आपको पूछा है L1 अपॉन L2 इज हाउ मच, ठीक है। हाउ टू सॉल्व इट देखना ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर will be equals to half of I2 omega 2 square, half half cancel, I1 omega 1 square is equals to I2 omega 2 square। I1 का वैल्यू क्या है? I है, omega 1 square as it is will be equals to I2 का वैल्यू कितना है? 2I into omega 2 square as it is, I कैंसिल हो गया, omega 1 square is equals to 2 omega 2 square, या फिर स्क्वायर रूट ले लो, omega 1 is equals to square root of 2 into omega 2। लॉजिक समझ रहा है ना सबको? लॉजिक समझ रहा है ना? ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया। ओके नाउ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में भी रिलेशन मिल गया, I1 और I2 में भी रिलेशन मिल गया। अब क्या करने का है? L का फॉर्मूला L1 अपॉन L2, L1 का फॉर्मूला I1 ओमेगा 1, L2 का I2 ओमेगा 2। I1 कितना है? I1 I है, I2 2I है, I1 I जितना है और I2 2I जितना है। ओमेगा 1 कितना है? ओमेगा 1 √2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2 और नीचे ओमेगा 2 एज इट इज, ओमेगा 2 I कैंसल, आंसर क्या बचा? √2/2। √2/2 दिख रहा है? ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो रैशनलाइज कर दो न्यूमरेटर को,
√2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 इंटू √2 होता है, 2 उड़ गया तो 1:√2। अभी शॉर्ट समरी, इसको कैसे सॉल्व किया अपन ने, इतना याद रखना। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इज आई ओमेगा। आई में रिलेशन पता था ना, आई में रिलेशन हमको पता था, ओमेगा में रिलेशन नहीं पता था। ओमेगा में रिलेशन फिर कैसे ढूंढा, काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी को याद रखना, काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करो, काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करके ओमेगा का रिलेशन ढूंढो, ओमेगा का रिलेशन ढूंढो और उस ओमेगा का रिलेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, दैट वाज द आंसर। खैर चलो, अभी मैंने आपको 13 क्वेश्चंस बता दिए और 12 क्वेश्चंस बाकी है, अभी नहीं ले पाऊंगा, मुझे अभी रेडी होके आना है आप लोगों का लेक्चर्स लेने के लिए। तो ये पार्ट 1 में है, आपको पार्ट 2 का भी वीडियो मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं।